नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। आपके लिए जरूरी हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले वो खबरें जो आज खास तौर पर रही बिग एंड बोल्ड। ये रही वो खबरें आपके सामने, ये देखिए जरा बिग एंड बोल्ड अंदाज में ये बिग एंड बोल्ड खबरें। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि यहां मौत के 40 दिन बाद रस्मन जो काम किए जाते हैं उसमें देखा यह गया कि कोई भी नहीं पहुंचा, ना कब्र पर फूल, ना परिंदा फटकने आया। क्या बीवी ने भी अपने शौहर को भुलाया? ये पूरी खबर आपको बताएंगे। और इसके अलावा नई संसद के उद्घाटन में अब 40 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में सेंगोल, सनातन और सावरकर में विपक्ष को किस बात का डर ज्यादा है, ये आपको बताऊंगा। और इसकी पड़ताल के साथ आप ये भी देखेंगे कि शीश महल की फाइलों को लेकर नवभारत के खुलासे पर सरजी पर लटकी जांच की तलवार में आज डिटेलिंग क्या है आपको बताऊंगा। और साथ ही यह भी कि मंगल ग्रह से क्या सचमुच कोई एसएमएस आया है, और अगर आया है तो उसका मतलब क्या है। ये तमाम खबरें आज बिग एंड बोल्ड में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। खबरों का खजाना बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले अहम खबर देखिए, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी खबर और आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। यूपी पुलिस ने 1857 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। नैनी जेल में बंद माफिया अतीक के गुर्गे सदाकत खान के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। आरोप पत्र में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के नाम भी, नियाज अहमद, राकेश लाला, सजद अशरद और अखलाक का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ये रही, 40वें पर अतीक अशरफ की कब्रों पर कोई नहीं पहुंचा फूल चढ़ाने के लिए। 40वें पर मृतक की कब्र पर फूल चढ़ाने और फातिहा पढ़ने की रवायत है। मरहूम के घर पर धार्मिक पाठ होता है और भंडारा आयोजित किया जाता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और करीबी फरार बताए जा रहे हैं। 2 बेटे जेल में बंद हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ये कि अशरफ के साले सद्दाम के मददगार सिपाही शमीम पर शिकंजा कसता जा रहा है। बरेली जेल में बंद अशरफ की भी मदद कर रहा था सिपाही शमीम। सद्दाम गैंग के सदस्यों के साथ शमीम की तस्वीरें वायरल हैं। आरोपी सिपाही को सस्पेंड करने की तैयारी है। फुरकान लल्ला और सद्दाम के साथ वीडियो में दिखाई दिया था सिपाही शमीम। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में गरीब हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। मुस्लिम धर्मगुरु और 2 महिलाओं समेत 18 गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी आजमगढ़, मऊ, गोंडा, बलरामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ये रही, मुंबई और पटना के बाद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात पहुंच चुके हैं। और यहां पर अगले 10 दिन तक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। आज बाबा का दरबार सूरत में लगा। लिंबायत नीलगिरी मैदान में 2 दिन का कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सूरत के बाद 29 और 30 तारीख को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार अहमदाबाद में लगने वाला है। गुजरात में भी बाबा बागेश्वर को लेकर लोगों में गजब का क्रेज दिखाई दे रहा है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर माया नगरी मुंबई की, जहां से नवी मुंबई को जोड़ने वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज लगभग तैयार है। समंदर पर बना यह देश का सबसे बड़ा पुल है। ये तस्वीरें मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज की हैं। साल के अंत तक ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आइए आपको इसकी खासियत बताते हैं। ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का 10वां लंबा समुद्री पुल है। ये 16.5 किलोमीटर समुद्र पर जबकि 5.5 किलोमीटर जमीन पर बनाया गया है। देश में पहली बार ऑर्थोट्रॉप स्टील डेक यानी OSD तकनीक का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके निर्माण में 18,000 करोड़ रुपए खर्च आया है। ब्रिज में ओपन रोड टोलिंग की व्यवस्था है, जिससे गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। ब्रिज में 85,000 मीट्रिक टन यूरोट्रॉपिक स्टील और करीब 48,000 लंबे प्री स्ट्रेसिंग तारों का यूज किया गया है। इसमें 35 किलोमीटर लंबा पाइल लाइनर्स लगा हुआ है। ये ब्रिज मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़ जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल देगा। आगे ये ब्रिज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा मार्ग को जोड़ेगा। ब्रिज से फायदे क्या होंगे ये भी जानना चाहिए।
मुंबई से नवी मुंबई की दूरी 20 मिनट में तय होगी। मुंबई से पोर्ट JNPT की दूरी कम हो जाएगी। रोजाना 1 लाख वाहन आसानी से गुजरेंगे। मुंबई पर ट्रैफिक का बोझ कम हो जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई गोवा हाईवे पहुंचना आसान होगा। मुंबई से रायगढ़ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राजमार्ग की दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस मेगा ब्रिज के एक साइड का ट्रायल शुरू हो चुका है। बुधवार को सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का ट्रायल देखा। और 28 मार्च को देश को नया संसद भवन मिलने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का एक खास सिक्का लॉन्च करने वाले हैं। 75 साल आजादी का अमृतकाल और इसको यादगार बनाने के लिए, नए संसद भवन के उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए जो सिक्का सामने आ रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 75 रुपए का सिक्का आजादी के 75 साल पर। यह विशेष सिक्का जो कि कोलकाता की टकसाल से बनाया जा रहा है। इसमें क्या क्या होगा? अगले हिस्से पर इसमें अशोक स्तंभ होगा। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा और बाईं तरफ देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ होगा, जबकि दाईं तरफ इसमें अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा होगा। दूसरी तरफ नई संसद की तस्वीर भी इस सिक्के में दिखाई देगी और तस्वीर के ठीक नीचे वर्ष 2023 जब यह संसद उद्घाटन हुआ वो अंकित रहेगा और ऊपर देवनागरी लिपि में संसद संकुल मतलब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स ये लिखा हुआ होगा। नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, उसी का अंग्रेजी वर्जन नीचे आपको देखने को मिलेगा और 44 mm इसका व्यास होगा। और इसके साथ इस सिक्के को बनाने में जो धातुएं इस्तेमाल हुई हैं उनमें मुख्य रूप से चांदी है। 4 धातुओं का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। वजन इसमें 35 ग्राम इस सिक्के का होगा। 50% इसमें चांदी होगी, 40% तांबा होगा, 5% निकल और 5% जिंक को मिलाकर ये सिक्का बनाया जा रहा है। और भारत सरकार की कोलकाता की जो टकसाल है उसमें ये सिक्के बनाए जा रहे हैं। और ये सिक्का 75 रुपए का सिक्का आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर, इसी के साथ एक डाक टिकट भी जारी की जाने वाली है ताकि ये मौका देशवासियों के लिए यादगार बनाया जा सके। और अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी की तरफ आपको लिए चलता हूं। यहां पर आप नई संसद को लेकर जो सियासत हो रही है वो हम आपको पूरी खबर दिखाने वाले हैं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की 5 और अहम खबरें सिर्फ 1 मिनट में। बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। LAC पर चीन को टक्कर देने के लिए भारतीय सेना बहुत जल्द अपनी टैंक पावर को बढ़ाकर 3 गुना करने वाली है। हाई ऑल्टीट्यूड में भारत में डिजाइन किए गए DRDO के लाइट टैंक जोरावर को इस साल अंत तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रोल आउट कर दिया जाएगा। मणिपुर में आज राज्य सरकार ने कई इलाकों में जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 3 दिनों के लिए मणिपुर जाएंगे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इंदौर में विवादित पर्ची बांटने वाले मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये पर्चियां किसने और क्यों बांटी, इसकी जांच के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में धारा 153 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल माफिया बदन सिंह बद्दो पर योगी सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। बदन सिंह बद्दो पिछले 4 साल से फरार है। उस पर हत्या, रंगदारी, वसूली जैसी गंभीर धाराओं में 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली में बच्चियों से रेप और हत्या करने वाले सीरियल किलर रविंद्र कुमार को रोहिणी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। पेशे से मजदूर रविंद्र ने साल 2008 से 2015 के बीच 30 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया था। और अब ले चलते हैं आपको बिग एंड बोल्ड में पॉलिटिकल खबरों की तरफ। पॉलिटिक्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसा दिखने वाला है वो संसद भवन, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें आप इस समय सुन रहे हैं। यहां संसद भवन कैसा दिखाई देता है, लोकसभा कैसी दिखाई देती है, कैसा दिखाई देती है राज्यसभा, उसकी सजावट कैसी है, और यहां जहां पर स्पीकर महोदय बैठेंगे वो जगह कैसी दिखाई देती है, वो सब कुछ आपके सामने। ये है नई संसद की तस्वीर, नया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, नया संसद संकुल, उसकी तस्वीरें बाहर से अंदर से, उसके ड्रोन शॉट्स, ये सब आप देख रहे हैं। और अब ये जब ये इनॉग्रेट होने वाली है, इसको लेकर पॉलिटिक्स आप जानते हैं शुरू है। यहाँ इस पॉलिटिक्स के बीच में देश को नई संसद जब मिल रही है तो उसकी तस्वीरें कैसी हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और आइए अब आपको इन तस्वीरों के साथ आगे लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में। कुछ और अहम खबरें दिखाता हूं। यहाँ पर आप ये देख रहे थे कि संसद कैसी दिखाई देगी। संसद के वीडियो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, लिखा नई संसद हर भारतीय को गौरवान्वित करेगी। नई संसद के वीडियो को अपनी आवाज और विचारों में करें साझा,
प्रधानमंत्री मोदी उनमें से कुछ को करेंगे रीट्वीट, ये भी जानकारी दी गई। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर सेंगोल को लेकर भी विवाद। सेंगोल को लेकर विवाद जो चल रहा है उसमें गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा सवाल पूछा कांग्रेस को भारतीय परंपरा और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। शाह ने कहा तमिलनाडु के पवित्र शैव मठ ने नेहरू को दी थी ये सेंगोल, कांग्रेस इतिहास को झूठा बता रही है। गृहमंत्री ने कहा कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स ने इस पूरे मसले में गुंजाइश ढूंढ ली है और इस वक्त ये पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर कहां खड़ी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। नए संसद भवन के उद्घाटन और सेंगोल को लेकर राजनीति थम नहीं रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि राजदंड सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इससे जुड़े सभी दावे फर्जी और कुछ लोगों की दिमागी उपज हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जयराम रमेश पर पलटवार किया और कहा कि सेंगोल के इतिहास और परंपरा को दबाया गया। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर ऑफ पावर की बातों को कांग्रेस ने छिपाया। नेहरू के कामों के लिए कांग्रेस माफी मांगे। जयराम रमेश बताएं कि सेंगोल को नेहरू की छड़ी क्यों बताया गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक, तो क्या बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय। नई संसद के उद्घाटन के विरोध पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजवंश के जरिए चलाई जा रही पार्टियां विरोध कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक अवसर है, विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस अभी मानसिक गुलामी के दौर से उबरी नहीं है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन भारत के पीएम नहीं तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। पटना में उद्घाटन का विरोध करने वालों की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन भी किया गया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी सियासत के बीच आप ये भी जान लीजिए कि 28 मई को जब पीएम मोदी नए संसद को देशवासियों को समर्पित करेंगे तो दिन भर क्या क्या खास रहने वाला है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे हवन और पूजन के लिए ये वक्त रखा गया है और इसके अलावा पूजा के लिए गांधी मूर्ति के पास पंडाल भी लगाया जाएगा। पीएम मोदी, स्पीकर ओम बिरला यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन समेत कई मंत्रियों की यहां पर मौजूदगी रहेगी। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा में सेंगोल की राजदंड की स्थापना होगी। इसके अलावा सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में प्रार्थना सभा, शंकराचार्य समेत कई विद्वान पंडित और साधु संत यहां पर मौजूद रहेंगे। जबकि ये प्रार्थना सभा होगी। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान होगा। 2 शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश होगा। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में पढ़ेंगे संदेश। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन होगा। लोकसभा अध्यक्ष का भी यहां पर संबोधन होगा। इसके अलावा और क्या क्या होगा, इसके अलावा सिक्के और स्टैंप को इसी दौरान रिलीज किया जाएगा। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और फिर यह कार्यक्रम समाप्त होगा। 28 मई को पीएम मोदी को जो पवित्र सेंगोल सौंपा जाएगा, दिल्ली के मलाई मंदिर में आज उसका पूजन अर्चन हुआ और इसकी एक तरीके से रिहर्सल हुई समझ लीजिए। तमिल कल्चर के मुताबिक पूजा पाठ और विधि विधान के साथ यहाँ पर उसका अभ्यास किया गया कि जिस दिन ये किया जा रहा होगा उसके पहले ये पूजा पाठ और पूजा अर्चना करके देखा जाए कि इस समय जब हम कर रहे होंगे हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। उस समय आप देख रहे हैं ये तमिल ब्राह्मण आपको नजर आ रहे हैं। ये मलाई मंदिर है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ ऐन वैसी ही प्रैक्टिस की गई जैसे कि संसद में उद्घाटन के दिन किया जाना है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। कहा कि केजरीवाल की चुप्पी बताती है कि वो फंस चुके हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे और दर्ज कराएंगे केस। चोरी करना, ऊपर से सबूत नष्ट करना बहुत बड़ा गुनाह। बीजेपी ने मांगा केजरीवाल से इस्तीफा। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर दिल्ली से। करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। मेडिकल ग्राउंड पर जैन को सशर्त 6 हफ्ते की जमानत मिली है। कोर्ट आदेश के बगैर शहर नहीं छोड़ पाएंगे और किसी गवाह से भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने मीडिया पर बयान देने पर भी पाबंदी लगाई है। कल जेल के वॉशरूम में गिर गए थे सत्येंद्र जैन। LNJP अस्पताल के ICU में उन्हें दाखिल कराया गया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर राजस्थान से है।
सुलह की कोशिशों के बीच गहलोत का सचिन पायलट पर तंज। पेपर लीक मामले में पायलट की मांग को बताया बुद्धि का दिवालियापन। पायलट गहलोत के बीच सुलह के लिए दिल्ली में बैठक जल्द होने वाली है। राजस्थान में कर्नाटक का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है कांग्रेस। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है आलाकमान। और अब आपको दिखाता हूं मैं पॉलिटिकल वर्ल्ड से ये इंपॉर्टेंट क्विक चेक। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। मामले पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद 32 के तहत हम दखल नहीं दे सकते। याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अडॉप्शन पर बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे बल्कि अनाथ आश्रम से गोद लेकर मां बाप बन रहे हैं। कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को शर्मनाक और महिला विरोधी बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ती तल्खियों को खत्म करने के लिए आला कमान पुरजोर कोशिशों में है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने और सागर जिले के सांसदों के बीच तकरार के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल पहुंचकर संगठन के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद के बीच एलजी वीके सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऑफिसर्स को विश्वास दिलाते कि आप बिना किसी डर और दबाव के काम कीजिए, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपके पीछे मैं खड़ा हूं। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको लिए चलता हूं इन अहम खबरों की तरफ जो इंटरनेशनल वर्ल्ड से हैं। ईरान की मिसाइल ने किस तरीके से अमेरिका की नींद उड़ा दी, किस तरीके से इजराइल की नींद उड़ी। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल खैबर जिसका नाम है सफल परीक्षण। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। अमेरिका इजराइल के बेस तक पहुंचने में ये सक्षम है, लिहाजा इजराइल और अमेरिका इस दोनों ही मुल्क इस मिसाइल से घबराए बताए जा रहे हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर कैसे अब न्यूक्लियर अंदेशे की तरफ बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। रूस ने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती शुरू कर दी है, जिसके बाद नेटो देशों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि नेटो के 3 देश लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा सीधे तौर पर बेलारूस से लगती है। इसके साथ ही यूक्रेन की सीमा भी बेलारूस से लगती है। रूस और बेलारूस के बीच हुई सहमति के तहत रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल लॉन्च पैड के तौर पर करेगा। रूस ने मार्च में ही घोषणा कर दी थी कि वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में तैनात करेगा, जिसका इस्तेमाल कम तबाही मचाने के लिए होता है। हालांकि यूक्रेन समेत 3 देशों में तबाही मचाने में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पूरी तरह सक्षम है। रूस के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। जापान ने G7 देशों सहित बेलारूस में परमाणु तैनाती की निंदा की है और रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं यूक्रेन के बखमुत शहर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। बखमुत में महीनों तक चले युद्ध के बाद पिछले महीने रूस ने वहां कब्जा कर लिया था। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर पाकिस्तान से। सेना प्रमुख की रिपोर्ट से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शरीफ सरकार ने करवाए थे, खुद शरीफ सरकार ने करवाए थे सैन्य ठिकानों पर हमले। गृह मंत्रालय ने लोगों को उकसाने का आदेश दिया था। पूर्व पीएम इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुआ था ये उपद्रव। इसका मतलब ये है कि जो बिल फाड़ दिया गया था इमरान के ऊपर, असल में तो वो शहबाज शरीफ ने खुद ही करवाया था। और अब बिग एंड बोल्ड में जरा सोचिए कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर देखिए किस तरीके से ये दरवाजा खुल गया और अंदर हड़कंप मचा हुआ था। साउथ कोरिया से खबर आई जहां लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन का इमरजेंसी गेट खुल गया, जिसके बाद पैसेंजर्स की सांसें अटक गईं। तेज हवा में पूरा प्लेन डगमगाने लगा और प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सभी लोग अपनी अपनी सीट से चिपके रहे। एक पैसेंजर ने घटना का वीडियो बना लिया। गनीमत रही कि प्लेन को सही सलामत उतार लिया गया। इमरजेंसी गेट खुलने से कोई प्लेन से बाहर तो नहीं गिरा, लेकिन 9 लोगों को सांस लेने में दिक्कत जरूर हुई, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। घटना के वक्त फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स और 194 पैसेंजर सवार थे। जांच में पता चला कि इमरजेंसी गेट के पास बैठे पैसेंजर ने लिवर को हाथ लगाया था, जिसके बाद ये गेट अचानक खुल गया। इस खबर में एक नसीहत भी है कि इमरजेंसी गेट में लगे हुए लिवर को धोखे से भी, इमरजेंसी के हालात है तो बात करना, उससे छेड़छाड़ न करें। अगली अहम खबर बिग एंड बोल्ड में इंसानी दिमाग से जुड़ी हुई। इंसानी दिमाग से कंट्रोल होगा कंप्यूटर और मोबाइल। एलन मस्क की न्यूरोलिंक को मिली मंजूरी।
एफडीए ने ह्यूमन ट्रायल को दी मंजूरी। कंप्यूटर से इंटरफेस होगा, इंसानी दिमाग फोन पर हर जानकारी लेने में सक्षम होगा इंसान, और बंदरों पर इसका ट्रायल सफल हो चुका है। मतलब आपके दिमाग में एक चिप लगाई जाएगी, उस चिप के जरिए आपको अपने फोन पर, अपने कंप्यूटर पर जरूरी जानकारी मिल जाएगी। और अब अगली अहम खबर देखिए, सौरमंडल और गैलेक्सी में हम इंसानों के अलावा अगर एलियंस हैं तो संभव यह भी है कि कभी ना कभी वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम उनकी भाषा उस सूरत में समझ पाएंगे? इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिमाग लगाते रहे हैं। पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचा है। यह मैसेज किसी एलियन ने नहीं बल्कि एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर यानी EMTGO ने भेजा है। EMTGO यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स ऑर्बिटर है। बुधवार रात EMTGO ने पृथ्वी के लिए मैसेज बीम किया। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 3.86 करोड़ किलोमीटर है और धरती तक इस मैसेज के सिग्नल को पहुंचने में 16 मिनट का वक्त लगा। सिग्नल यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद ग्रीन बैंक टेलीस्कोप ने रिसीव किया। इसे इटली के मैरिसना रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन, कैलिफोर्निया के एलन टेलीस्कोप एरे और न्यू मैक्सिको के वेरी लार्ज एरे ने भी रिसीव किया। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट यानी सेटी ने पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट की टीम बनाई है। सिग्नल को डिकोड करने के लिए दुनिया भर से मदद भी मांगी है। मकसद यह है कि अगर असल में एलियन सिग्नल पृथ्वी तक भेजते हैं तो उसे डिकोड कैसे किया जाएगा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। दुनिया की 5 अहम खबरें आप देखने वाले हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हालिया रिसर्च में पृथ्वी और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच कुछ समानताओं का खुलासा किया है। स्टडी में दोनों ग्रहों पर बिजली गिरने में एक जैसी समानताएं देखी गई। जुपिटर में बिजली गिरने की प्रक्रिया को नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने कैप्चर किया। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को अपनी उम्मीदवारी के लिए फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस से जीतना होगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के रॉन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपना दावा ठोक दिया है। उन्हें ट्रंप का सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी माना जाता है। दुनिया की चौथी और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी भी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई है। जरूरी सामान की कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट की माने तो जर्मनी की जीडीपी में लगातार 2 महीने में भारी गिरावट दर्ज हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा समेत पीटीआई के 600 नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब इनमें से कोई भी पाकिस्तान छोड़कर विदेश नहीं जा सकता। 9 मई की हिंसा के बाद पुलिस की अर्जी पर यह एक्शन लिया गया। 18वीं सदी में भारत से लूटी गई टीपू सुल्तान की तलवार की लंदन में नीलामी हुई तो नया रिकॉर्ड बन गया। इस तलवार को 1 करोड़ 40 लाख पाउंड यानी करीब 140 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जो कि उम्मीद की गई कीमतों से 7 गुना ज्यादा है। और बिग एंड बोल्ड में अब बारी है ट्रेंडिंग खबरों की। सबसे पहले मौसम बता दूं आपको, देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। उत्तर भारत में बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में 30 मई तक हीट वेव से राहत बताई जा रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की भी खबरें हैं। और बिग एंड बोल्ड में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए अगली अहम खबर बता दूं मैं आपको, सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालों को तोहफा दिया है। लीव इनकैशमेंट पर टैक्स बेनिफिट की घोषणा की है। 3 लाख से बढ़ाकर इसे 25 लाख कर दिया गया है लिमिट को। नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर बेनिफिट होगा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि 1 साल में देश की टॉप 50 कंपनियों की आय 21% बढ़ गई है। अनुमान है कि 10% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। 15% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। बिक्री और उत्पादन बढ़ने से ये आय बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि कम से कम ये टॉप 50 कंपनियां ये बता रही हैं कि इकोनॉमी ठीक दिशा में जा रही है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर उन लोगों के लिए जो विदेश में जाकर बस गए हैं। बेंगलुरु में पासपोर्ट के पेच में दंपति फंस गए। बेटे को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा पाए माता पिता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली थी पेरेंट्स ने। बेटे का भारतीय पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। माता पिता के विदेशी होने पर पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता और इसी टेक्निकलिटी की वजह से पेरेंट्स के पास उनका बच्चा नहीं है। और कोरोना के बाद WHO ने अगली घातक महामारी की लिस्ट जारी की है, जिसमें इबोला, सार्स और जीका शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक बीमारी सबके लिए चिंता का सबब है, जिसका नाम है डिजीज एक्स। ये एक्स कितना खतरनाक है जरा देखिए। दुनिया ने कोरोना का कहर देखा, लाखों की मौत हुई, हजारों की जिंदगी उजड़ गई।
को शुरू हुई इस बीमारी का आतंक कुछ कम हो ही रहा था कि एक और घातक बीमारी दुनिया में दस्तक दे रही है। WHO ने एक और महामारी की चेतावनी जारी की है, नाम है डिजीज एक्स। WHO के मुताबिक ये टर्म ऐसी महामारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। ये एक नया एजेंट हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस, कुछ भी हो सकता है। WHO ने इस टर्म का इस्तेमाल साल 2018 में शुरू किया था, फिर दुनिया भर में कोरोना फैलने लगा। शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि डिजीज एक्स इबोला, HIV, एड्स या कोरोना की तरह जानवरों में पैदा हो सकता है और फिर इंसानों में फैल सकता है, जिससे गंभीर बीमारी और डेथ रेट बढ़ सकती है। हालांकि इस महामारी की चपेट में अभी तक कोई इंसान नहीं आया है, लेकिन WHO ने यह साफ कर दिया है कि डिजीज एक्स के लिए कोई टीका या इलाज नहीं होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोविड-19 दुनिया पर कहर बरपाने वाली पहली या आखिरी बीमारी नहीं है। दुनिया को अगली जानलेवा महामारी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और अब बिग बॉस के दर्शकों के लिए खबर और खबर सलमान खान के प्रशंसकों के लिए भी। सलमान खान फैंस के लिए खबर देखिए, बिग बॉस OTT का दूसरा सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस पॉपुलर रियलिटी शो को इस बार सलमान खान ही होस्ट करेंगे। हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान शो के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। प्रोमो सामने आने के बाद सलमान खान के फैंस एक्साइटेड हैं। ये शो इस बार जियो सिनेमा पर रिलीज होगा। बिग बॉस OTT सीजन 1 2021 में बूथ पर रिलीज हुआ था, जिसे फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने होस्ट किया था। जहां कुछ लोगों ने उनकी होस्टिंग की तारीफ की थी, कुछ लोगों ने उन्हें सलमान के सामने फीका बताया। कहा जाता है कि भारत में दूध और दही की नदियां बहती हैं। हमारे खान पान की संस्कृति में दूध और दही के साथ साथ मक्खन इत्यादि का विशेष महत्व है। देश में कोई ना कोई त्योहार या फंक्शन आप जहां भी जाएं वहां पर आप पाएंगे कि इससे जुड़ी हुई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पहले जहां दूध दही मक्खन ज्यादा होता था, वहां अब पनीर दिखाई देता है। अगर आप भी पनीर के डिशेज के शौकीन हैं तो आपको पनीर के बारे में ये जानकारी जरूर रखनी चाहिए। पनीर फारसी शब्द पेनीर से लिया गया है, PAYNIR। दावा है कि पनीर मंगोलों की गलती की वजह से वजूद में आया। मंगोल अधिकतर दराज के इलाकों में युद्ध में जाते रहते थे। वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले जाते थे। एक बार जब वो युद्ध पर निकले तो अपने साथ चमड़े की बोतल यानी मुश्क में दूध लेकर गए। उनका काफिला रेगिस्तान के गर्म इलाके से होकर जब गुजरा तो गर्मी की वजह से चमड़े में की बोतल में रखा दूध फट गया। मंगोलों के पास हो सकता है कि कुछ खाने का सामान ना रहा हो, ऐसे में उन्होंने उस फटे हुए दूध को फेंका नहीं। जब उसे चखा तो उन्हें स्वाद कुछ अलग लगा, लेकिन पसंद आया। भारत में पनीर कहां से आया, इसको लेकर भी इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ का मानना है कि 16वीं सदी में जब भारत में अफगानी और ईरानी राजा, महाराजा और यात्री पहुंचे तो अपने साथ पनीर लेकर आए। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भारत में पनीर लाने वाले पुर्तगाली हैं। 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने बंगाल में रहते हुए लोगों को सिट्रिक एसिड की मदद से दूध को फाड़ने की कला सिखाई। इस तरह भारत में पहले बंगाल में पनीर तैयार किया गया और फिर उसी पनीर से छेना बनाया जाने लगा, जिसमें आप बंगाल में बनी हुई ज्यादातर मिठाइयां उससे बनता हुआ आप देखते हैं। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। ये रहे। दिन भर चली उठापटक के बीच शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग और मेटल के शेयरों में देखने को मिली। सेंसेक्स 629 अंक चढ़कर 62,501 पर, जबकि निफ्टी 178 अंकों की उछाल के साथ 18,500 पर बंद हुआ। IDBI बैंक ने 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर 7 जून तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए 2 जुलाई को ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। इस छटनी में भारतीय मूल के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले भी मार्च के महीने में मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी की थी। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर अजमेर फाइल्स नाम की फिल्म दस्तक देगी। ये फिल्म 1992 में अजमेर की उस घटना पर आधारित होगी जिसमें कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया हैं, जो इससे पहले अजय देवगन के साथ भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया बनाकर सुर्खियों में आए थे। अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए कांस पहुंची। सनी लियोनी के लुक की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। उनके रेड कार्पेट लुक्स की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, फ्रांस की मीडिया में भी है। इसी बीच एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी ब्लू कलर की ड्रेस में कहर ढाती नजर आईं। एकदम नया एक्सपेरिमेंट है, एकदम नया फॉर्मूला है, एकदम नई लाइन है। नाम संसद का लेना है, नाम राष्ट्रपति का लेना है, लेकिन एजेंडा अपना पूरा करना है। कांग्रेस ने नई पॉलिटिकल लाइन खींची। इस लाइन को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के साथ एक एक करके हर मोदी विरोधी जुड़ने लगा है। 24 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा, इसका एकदम नया नारा तैयार किया गया है।
बीजेपी एंटी आदिवासी है, बीजेपी एंटी दलित है और बीजेपी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। ये तीन स्लोगन, ये तीन राजनीतिक मंत्र एंटी मोदी गैंग ने तैयार किया है। नई संसद को लेकर बहुत शोर मचाया गया, जोर से हल्ला बोला गया ताकि जो बात कांग्रेस एंड कंपनी लोगों के दिमाग में बिठाना चाहती है वो असर करना शुरू कर दे। आज जो ये बिंदु उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। तो भारत पूछना चाहता है कि जब जनजातीय समाज से एक महिला जो मेहनत अपनी कर्मठता से संवैधानिक पद पर आती है राष्ट्रपति के, उसको राष्ट्रपत्नी अधीर रंजन चौधरी क्यों बुलाते हैं और उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जाता? क्यों कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने उस वक्त समर्थन नहीं किया था उनकी उम्मीदवारी का? ये सवाल सब पूछ रहे हैं। राजनीति का एक गुरु मंत्र है, कल के लिए आज को इतना मजबूर कर दो कि कल खुद तुम्हारा बन जाए। ये वही कांग्रेस है जो राष्ट्रपति चुनाव के वक्त द्रौपदी मुर्मू के नाम का विरोध कर रही थी और अब उनके नाम को रखकर अपना काम कर रही है। इसके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा मकसद है जिसको समझने के लिए राजनीतिक गणित को समझना होगा, थोड़ा पीछे चलकर आंकड़ों को देखना होगा। लोकसभा की 131 सीट रिजर्व होती है जिसमें 84 दलित सीटें हैं और 47 सीट आदिवासी वर्ग के लिए है। इन्हीं 131 सीटों के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। इस स्क्रिप्ट की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस खेल के खिलाड़ियों का परिचय देख लीजिए। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, जीत के पीछे दलित वोट बैंक भी एक बड़ी वजह थी। कांग्रेस का फॉर्मूला विधानसभा में चला तो अब 24 में इसका मेगा कैलकुलेशन निकाला जा रहा है। सब साथ में है, चाहे मजबूरी हो या फिर जरूरी, मकसद एक ही है, मोदी को रोकना, बीजेपी को हराना। और अब बात 2009 चुनाव की, जिसका सीधा कनेक्शन 2024 से है। 2009 लोकसभा चुनाव में 84 एससी सीट में से कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को महज 12 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 10, सीपीएम को 6 और जेडीयू को 4 सीट मिली थी। 2009 तक दलितों का सबसे ज्यादा वोट बैंक कांग्रेस के हिस्से में जाता था और बाकियों में बंटता था। अब जरा एसटी सीटों का भी नतीजा देखिए। 2009 में 47 एसटी सीटों में से कांग्रेस को 20 सीटें मिली और बीजेपी को 13 सीटें मिली। यानी यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे है और यहीं से बदलाव शुरू भी हुआ। 2009 लोकसभा नतीजों के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा काम दलित और आदिवासी सीटों पर किया। जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी वहां पर मंथन किया गया और आदिवासी दलितों को जोड़ने की कवायद तेज कर दी गई, क्योंकि 2014 में जीत बिना एससी एसटी सीटों के मुमकिन नहीं था। 2014 के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो चुका था। मोदी की छवि किसी खास वर्ग जाति से जोड़कर कभी नहीं देखी गई और गुजरात में मोदी ने दलितों आदिवासियों के लिए जमकर काम भी किया था, जिसका नतीजा 2014 और फिर 2019 के चुनाव में भी दिखा। 2014 में बीजेपी को 84 में से 40 एससी सीटों पर जीत मिली और 47 में से 27 एसटी सीटें बीजेपी के हिस्से में आई। 2019 में आंकड़ा और बढ़ा और 47 और 31 तक जा पहुंचा। नरेंद्र मोदी का काम हर वर्ग में जमकर बोलता है और जिस तरह से वो हर किसी को सम्मान देते हैं, उन तस्वीरों को कोई भूले नहीं भुला सकता, खासकर कांग्रेस तो कभी नहीं। 2014 में कांग्रेस को महज 7 एससी सीट और 5 एसटी सीटों पर जीत मिली। 2019 में कांग्रेस का ग्राफ और भी नीचे गिर गया। दूसरी तरफ बीजेपी का एससी एसटी वोट बैंक 2019 में 38 और 44% तक जा पहुंचा। यह आंकड़ा कांग्रेस को, ममता को, नीतीश को, शरद पवार को बहुत डराता है। 24 में अगर एंटी मोदी मोर्चे को चमत्कार करना है तो इस जादुई आंकड़े को बदलना होगा। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 12 एससी सीट मिली थी। 2014 में 40, 2019 में 46 सीटों पर भगवा लहराया था।
नई संसद के नाम पर जो कांग्रेस एंड कंपनी चुनावी राजनीति कर रही है, इसके बारे में बीजेपी को काफी पहले से पता लग गया था। 2024 का चुनाव कांग्रेस पहले अडानी के मुद्दे पर लड़ने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न सिर्फ उस मुद्दे की हवा निकल गई, बल्कि ग्राउंड पर भी इस मुद्दे का कोई खास असर नहीं दिखा। अब कांग्रेस ने काफी सोचने समझने के बाद इस नए फॉर्मूले का इजाद किया है। जब बेंगलुरु में विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया था तो उसमें ममता बनर्जी का चेहरा गायब था, लेकिन संसद के उद्घाटन के विवाद पर दीदी भी कांग्रेस की लाइन पर है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे ममता का फायदा है। 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 12 की 12 रिजर्व सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2019 में दीदी को 5 ऐसी सीट मिली, जबकि 5 ऐसी सीट बीजेपी को मिली और 2 एसटी सीटों पर भी कमल खिला। पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे इंडिया के मैप पर देखें तो आज जो कांग्रेस की लाइन पर चल रहे हैं, उन सबको यही डर सता रहा है। हर किसी को मोदी की आंधी में बहने का अंदेशा है। यूपी में एससी की 17 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी ने जीती और एक सहयोगी दल अपना दल ने, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 0 और उसके साथ लड़ने वाली बीएसपी को 2 सीटें ही मिली। की 6 ऐसी सीटों पर तब एनडीए गठबंधन जीता था, जिसमें बीजेपी 1, जेडीयू 2 और एलजेपी ने 3 रिजर्व सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की 4 एसटी सीटों में बीजेपी ने 3 जीती थी, जबकि 1 शिवसेना को मिली थी। इसी तरह मध्य प्रदेश की सभी 4 ऐसी सीटें बीजेपी ने जीती, 6 एसटी सीटें भी बीजेपी के खाते में आई। झारखंड की 5 एसटी सीटों में 3 बीजेपी और 1-1 पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली। राजस्थान की 4 एससी और 3 एसटी सीटों को बीजेपी ने जीत लिया था। इसी तरह गुजरात की 4 एसटी और 2 एससी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। छत्तीसगढ़ में 4 में से 3 एसटी सीट और 1 एससी सीट बीजेपी ने अपनी झोली में डाली, जबकि महज 1 एसटी सीट कांग्रेस के खाते में रही। यानी मोदी को जितना सपोर्ट अपर क्लास से मिला, उतना ही सहयोग दलित और आदिवासियों का भी मिला। 2024 में यही वेव जारी रही तो विपक्ष की दुकान पर ताला लग जाएगा। इसलिए नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मोदी और बीजेपी को दलित और आदिवासी विरोधी बताने का एजेंडा उठाया गया है। संविधान कहता है कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनती है। तो अगर नई बिल्डिंग बनाई है और वो नई बिल्डिंग भी गैर जरूरी है, आपने 1000 करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया है, तो राष्ट्रपति को इनॉग्रेट करना चाहिए। क्यों प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं? राष्ट्रपति की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप? संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वैसे एक सच ये भी है कि मोदी विरोध के नाम पर पार्टियों का जितना ज्यादा संख्या बल दिखाया गया, उतनी ही बुरी तरह इन्हें हार मिली। और इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को गैर एनडीए दलों ने अभी से झटका देना शुरू कर दिया है। 7 ऐसे दलों का मोदी को साथ मिला है जो एनडीए से बाहर थे।